हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हेमोप्टिसिस। सो व्हाट इज हेमोप्टिसिस? हेमोप्टिसिस इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन कफ और स्पुटम filled with blood is known as हेमोप्टिसिस। तो हेमोप्टिसिस क्या होती है? जो भी ब्लीडिंग आपको इंट्राग्लोटिस या फिर वोकल कॉर्ड, लैरिंजियल वोकल कॉर्ड के नीचे बिलो द ग्लोटिस जो भी ब्लीडिंग होती है वो हम हेमोप्टिसिस के अंदर। तो ब्लीडिंग फ्रॉम ट्रैकिया, bronchi and lungs come under the topic hemoptysis। यहाँ से अगर ब्लीडिंग होगी तो हम इसको हेमोप्टिसिस कहते हैं। और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली एल आर टी से जो भी ब्लीडिंग होगी वो हेमोप्टिसिस कहेंगे। उसके ऊपर जो भी होगी उसको हम स्यूडो हेमोप्टिसिस कह सकते हैं। सो देयर इज ग्रेडिंग ऑफ हेमोप्टिसिस। ग्रेडिंग करने की क्यों जरूरत है? ग्रेडिंग करने की हमको इसलिए जरूरत है कि हमको जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो डिफर करता है हर एक ग्रेड में। ग्रेड का क्या मतलब है कि कितनी ब्लीडिंग होती है। ये अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग डिसाइड्स द ग्रेड ऑफ हेमोप्टिसिस। सो देयर आर 3 ग्रेड्स: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड हेमोप्टिसिस क्या होती है? जब भी हेमोप्टिसिस हो अमाउंटिंग टू 30 ml पर 24 आवर्स या फिर स्ट्रिकिंग हो रही है, बार बार स्ट्रिकिंग मतलब हैंकी पे थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आ रहा है, या फिर जब हम खांस रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आ रहा है और टोटल जो अमाउंट है पर डे 30 ml के आसपास है। व्हाट इज मॉडरेट हेमोप्टिसिस? मॉडरेट हेमोप्टिसिस होती है अबाउट 30 to 50 ml पर 24 आवर्स। इट इज 30 to 50 ml। सीवियर हेमोप्टिसिस, सीवियर हेमोप्टिसिस में दो तरीके के हैं। अगर मोर देन 500 ml पर 24 आवर, आधा लीटर से ज्यादा, अगर 24 घंटे में करीबन आधा लीटर के अमाउंटिंग ब्लड अगर लॉस हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज मैसिव हेमोप्टिसिस। एंड एक्ससंगुनेटिंग हेमोप्टिसिस। एक्ससंगुनेटिंग मतलब इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि दैट इज इमिनेंट, कॉजिंग थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पेशेंट। तो एक्ससंगुनेटिंग कितना है? 100 ml पर आवर, हर घंटे 100 ml का लॉस हो रहा है। तो ये अगर 3-4 घंटे तक है तो वो भी अमाउंट करेगा मोर देन 500 ml। और एक एपिसोड में 300 to 400 ml ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है तो वो सीवियर में आएगा। तो इसको हम सीवियर कैटेगराइजेशन क्यों करते हैं एंड माइल्ड मॉडरेट में ऐसा क्यों करते हैं? ये जरूरी इसलिए है कि मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट है। अगर पेशेंट का 150 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, जैसे कि सीवियर हेमोप्टिसिस ग्रेटर देन 100 ml पर आवर अगर ब्लड हो गया तो इसमें रिस्क है कि 150 भी वो जा सकता है। तो अगर 150 हुआ तो ये क्या करेगा? ये जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, इसका मतलब होता है कंडक्टिंग जोन तक जो भी एयर वेज है हमारे कंडक्टिंग जोन के 1 to 15, लैरिंग्स, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सारे जो हैं अप टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, तो ये सब गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इनकी जो एयर है ये ऐसे ही विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन गैस एक्सचेंज, ये हमारे पास इतना एनाटॉमिकल डेड स्पेस आता है। इसमें 150 ml ऑफ ब्लड जो होता है ये अगर आ जाए, अगर इसमें एक्यूमुलेट कर जाए तो क्या होगा? तो देयर विल बी रिस्क ऑफ डेथ। ठीक है, पेशेंट विल ड्राउन इन हिज और हर ओन ब्लड। तो ये जो 150 ml है ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। So people in hemoptysis face a condition like drowning in which there is restriction of gas exchange। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि there is contamination। If we do not isolate the lung, there is contamination of the opposite side and approximately 150 ml of blood is sufficient to cause drowning-like features and to cause imminent death. So our aim is to isolate the bleeding site to prevent contamination and oxygenation is maintained.
So what is the management strategy in case of hemoptysis? Management strategy is to, there are three strategies basically: to isolate the blood to one side, turn the patient to the side of bleeding. Suppose patient is bleeding from the right side. So where you will tell the patient? You will tell the patient, sorry, this is left side. If patient is bleeding from the left side, you will turn the patient to the same side, ipsilateral side of the bleeding. क्योंकि अगर आप ये साइड अप रखोगे तो टुवर्ड्स ग्रेविटी कंटामिनेट, इट विल कंटामिनेट द ऑपोजिट लंग. दूसरा फैक्टर है, आपको कफ सप्रेसेंट देना है एंड ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना है. सप्रेस कफ एंड मेंटेन ऑक्सीजनेशन. Isolation of the lung to the one side, turn the patient to the side of bleeding, suppressing the cough and maintain oxygenation. This is what. So there are, I have some notes. It's my personal note. I'll show you. ठीक है. तो पहला क्या है आपका कि सोर्स ऑफ ब्लीडिंग. नेक्स्ट इज आपको देखना है कि सोर्स ऑफ ब्लीडिंग. व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग? तो मोस्ट कॉमनली जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होती है वो आपकी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन से. सिस्टमिक सर्कुलेशन से 90 to 95% ऑफ केसेस में the source of bleeding is bronchial artery. The source of bleeding is bronchial artery. So erosion of the bronchial artery in 90 to 95% of cases. इसीलिए जब हम हेमोप्टिसिस मैनेज करना होता है तो हम इसको ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट फीचर है क्योंकि 90 to 95% ऑफ केसेस में जो ब्लीडिंग होती है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से होती है. प्रोफ्यूज ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसका कॉज सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन. नॉन ब्रोंकियल ब्लीडिंग में क्या कॉजेज होते हैं? तो इसके कॉजेज में होता है लॉन्ग स्टैंडिंग ट्यूबरकुलोसिस या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस की वजह से कोलेटराइजेशन होता है, कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होता है. सो ब्लीडिंग कैन बी थ्रू इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, subclavian artery, intercostal artery or the axillary artery. इंटरनल थोरैसिक, सबक्लेवियन, इंटरकॉस्टल और एक्सिलरी आर्टरी. ये सारी जो ब्लीडिंग के सोर्सेज हैं ये कौन से सर्कुलेशन से है? इट इज फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन. फर्स्ट इज फ्रॉम द ब्रोंकियल आर्टरी, सेकेंड इज नॉन ब्रोंकियल ब्लीडिंग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, इंटरकॉस्टल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी. ये these are the sites of bleeding. Third is pulmonary artery. In 5 to 10% of cases, there is bleeding from pulmonary artery. Fourth cause is Rasmussen aneurysm. What is Rasmussen aneurysm? This is a very important question. This is aneurysm या फिर saccular or cystic dilatation of the bronchial artery. So, fourth cause is Rasmussen aneurysm. It is cystic or saccular dilatation of the or pseudoaneurysm of a branch of pulmonary artery. Pulmonary artery pseudoaneurysm is called as Rasmussen aneurysm. If in vicinity of a pulmonary artery there is a tuberculous cavity, it will erode or create a pseudo outpouching of a pulmonary artery segment. तो ये कहता है Rasmussen aneurysm. Fifth is erosion due to lung cancer. Lung cancer की वजह से अगर erosion होगा ये भी cause करता है hemoptysis. Then there are very many other miscellaneous causes. Amongst it arteriovenous malformation, MAPTAS, major aortopulmonary collateralization in case of single ventricle, and then we come to clinical features. Clinical features, there will be fever due to associated diseases like tuberculosis, cough, hemoptysis, and weight loss depending upon the pathology. So you should take a very good history. Good history का क्या significance है? If you take a good history, you will rule the pseudohemoptysis causes of the ENT bleed or bleeding from oropharynx on epistaxis. So
ENT evaluation is mandatory in cases of hemoptysis to rule out pseudohemoptysis. So, now we'll see what are the causes of hemoptysis. Causes of hemoptysis आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं. There is a list. Important चीज क्या है? Important सबसे important point ये है कि India में most common cause of hemoptysis in India is tuberculosis, and in the world is either bronchitis, or it is bronchogenic carcinoma. Bronchogenic carcinoma or bronchitis. There are various syndromes associated with hemoptysis. Beckett syndrome, Osler-Weber syndrome, the huge list of it, and you can read it from various books, and you can also note it down. I'll give you afterwards. एंड अभी हमको देखना है कि मैनेजमेंट कैसे होता है हेमोप्टाइसिस का. शॉर्ट में हम देखते हैं मैनेजमेंट कैसे होगा. तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमको होती है to establish the diagnosis. तो in case of mild or moderate hemoptysis, जिसमें कि usually the gas exchange is well preserved, हमारा पहला जो काम होता है वो होता है to establish the diagnosis. डायग्नोसिस बनाना हमारा पहला काम होता है. तो वो अगर पेशेंट स्टेबल है और हमारे पास हेमोप्टाइसिस करके आ रहा है, माइल्ड और मॉडरेट है, एबीजी वगैरह हमने कर लिया एंड सैचुरेशन नॉर्मल है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम उसका एक रूटीन चेस्ट एक्सरे और सीटी करा सकते हैं. अगर एक्सरे नॉर्मल है तो हम उसका नेक्स्ट स्टेप है सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं. ब्रोंकोस्कोपी और सीटी स्कैन ये हम करा लेंगे. और अगर कोई ब्लीडिंग साइट हमको दिख रहा है तो हम ब्रोंकोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी उसका कर सकते हैं. एंड सीटी इवैल्यूएशन के बाद हम उसको अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस वी कैन ट्रीट द पेशेंट. ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जो कि मैसिव ब्लीडिंग का है, एक्सैंगुइनेटिंग हेमरेज या फिर सीवियर हेमोप्टाइसिस करके आ रहा है, तो जैसा मैंने बताया 3 चीजें जो मस्ट होती हैं टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द अपोजिट लंग, मेंटेनिंग एडिक्वेट गैस एक्सचेंज एंड अवॉइड एस्फिक्सिया. तो हमको पेशेंट को रेस्ट में रखना है, ब्लीडिंग साइड डाउन करना है, कफ सप्रेसेंट देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है. एंड कैसे हम ब्लीडिंग साइट को कैसे हम आइसोलेट करेंगे, तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना है एंड विद डीएलटी प्लेसमेंट एंड ऑक्लूजन ऑफ द ब्रोंकाई. जिस साइड ब्लीडिंग हो रही है उसको हम ऑक्लूड करेंगे टू प्रिवेंट स्पिलेज. और ऑक्लूजन से एक और फायदा है, ये इट कॉजेज द टेम्पोनाड इफेक्ट जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. देन वाया ब्रोंकोस्कोपी, या तो हम लेजर फोटोथेरेपी कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोकोगुलेशन, या फिर सर्जिकल रिसेक्शन, या फिर एंडी याग लेजर, या फिर एंजियोएम्बोलाइजेशन. तो ये सारे बहुत सारे ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं जो हमको याद रखने हैं. जो ब्रोंकोस्कोपिक ग्लूस वगैरह भी आते हैं वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं. और क्रायोथेरेपी, देयर आर वेरियस ब्रोंकोस्कोपिक मेथड्स जो हम कर सकते हैं. इसके अलावा ये तो इमरजेंसी मैनेजमेंट हो गया. इसके अलावा हम सर्जिकल मैनेजमेंट जो डेफिनेटिव थेरेपी है, देन विल अगेन गो फॉर डेफिनेटिव थेरेपी. डेफिनेटिव थेरेपी डिपेंड करेगी कि किस तरीके की बीमारी है, व्हाट इज द डायग्नोसिस. तो ये एक लिस्ट है जो आप नोट कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं. लोकलाइज वाया ब्रोंकोस्कोपी in moderate or severe hemoptysis, localize the spleen, localize the source of the bleeding. Then endobronchial use of either tranexamic acid, gel thrombin slurry we can apply. There is silicone spigot where we can do airway stenting or thrombin fibrinogen glue. Then oxidized cellulose we can use. Then we can use, there is another type of glue, NBLA glue, and the laser we can apply, or argon beam coagulation we can use, electrocryotherapy we can use. By this thing I have already told. And besides this, ये वही चीज है कि हम कैसे मैनेज करें.